लास्ट क्लास से कोई डाउट है किसी को? लास्ट क्लास से किसी को डाउट है? बाकी लोग? स्क्रीन दिख रहा सबको? मेरा कंप्यूटर दिख रहा है? मेरा कंप्यूटर दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? देखो, कल हमने नॉर्मलिटी देखा था, ठीक है। उसका ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल देखा था कल, या आपको शायद होमवर्क दिया था मैंने। अच्छा, कल 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है कोई? पीडीएफ नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा है पीडीएफ? अभी दिख रहा है पीडीएफ? कल 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क था, दोनों बन गया या किसी को डाउट है क्वेश्चंस में? देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है ये वाला जो हाईलाइट किया है मैंने, ये वाला एक क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर दें? अगर बन गया है तो डिस्कस करने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। अगर नहीं बना है तो डिस्कस करेंगे ना। आप ट्राई किए कि नहीं? विपुल, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये एक क्वेश्चन दिया था आपको, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे था ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन बन गया किसी को? सबसे बन गया ये क्वेश्चन? उसके बाद उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हाईलाइट किया मैंने, ये बन गया? जिससे नहीं बना है वो भी आप लिखिए, आपको समझा दूंगा फिलहाल। कोई ऐसा है जिससे नहीं बना ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखिए क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.09 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, आपको क्या दे रखा है, हमने मोलैरिटी में
यहाँ जो हमको फॉर्मूला है इस मोलैरिटी का, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, तो मॉलिक्यूलर मास तो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमको पता है भाई मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स हैं सबका आप एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए तो मॉलिक्यूलर मास हमको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लिखा गया है, ये इक्विवेलेंट मास लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो आपको आपको 11th में मैंने बताया था कि जो इक्विवेलेंट मास है वो एक्चुअल में हमें बताता है कि किसी का भी वेट, जैसे अगर मान लो आप अपना ही वजन कराने जाते हो तो आप क्या करेंगे कि आप उस मीटर पे बैठेंगे, मतलब उस वजन करने वाले पे खड़े होते हैं, वो कुछ रेफरेंस लेता है केजी वगैरह का, ठीक है, और उसके बाद आपका वेट नाप के देता है। उसके बाद अगर आप किसी दुकान में जाओ, बनिए की दुकान में जाओ, तो वहाँ पे देखो आपको दो तराजू मिलेगा, ठीक है, एक साइड में आपका वो बटखरा रखा रहेगा और इधर में आपको वो सामान तौल के देता है, ठीक। तो तो ये जो सामान का जो वजन है, ये एक तरह से हम क्या कहते हैं कि भाई हमने एक रेफरेंस लिया है, मान लीजिए 1 केजी का ये बटखरा है, तो हमने उसका रेफरेंस लिया और तब जाके आपको ये सामान उसने दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को भी कैलकुलेट करते हैं। अभी इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एटॉमिक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको बताए थे 11th में मोल कंसेप्ट में। वहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो हाइड्रोजन से, उसके बाद ऑक्सीजन से और क्लोरीन से, ठीक। मान लीजिए हम किसी का वेट ले रहे हैं, जैसे सपोज करो हमने यहाँ फॉस्फोरस लिया, ठीक, तो पहले तो हमको पता नहीं था कि फॉस्फोरस का मास कितना होता है। तो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दिया गया था वो किस तरीके से दिया गया था कि फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होगा वो वो एटॉमिक मास हाइड्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से या फिर क्लोरीन से कितना गुना भारी होगा। इस चीज को ध्यान से सुनिए, जो फास्फोरस का एटॉमिक मास होगा वो हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से या फिर क्लोरीन से कितना गुना भारी होगा। जैसे इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक, ऑक्सीजन का है हमारे पास 16 और क्लोरीन का हमारे पास होता है 35.5, ठीक है, 35.5। तो कहने का मतलब है कि फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होगा वो इन तीनों में से किसी का भी एक रेफरेंस हम ले लेंगे और उससे वो कितना वजन होगा उस चीज को हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। कार्बन से डेफिनेशन नहीं दिया जाता था स्टार्टिंग में, पहले इन सबको ही दिया गया था, ठीक है, अभी हमें कार्बन को लेकर नहीं चलना है फिलहाल, ठीक। तो ये स्टार्टिंग का फंडा था, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या दिया गया है, ये तीन चीज दिए हुए हैं हमारे पास। अब हमको कहता क्या है क्वेश्चन में कि H2SO4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, अब देखो मैंने आपको कल वैलेंसी फैक्टर बताया था, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 H+ निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैलेंसी फैक्टर। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो उससे पहले हमको एक चीज ध्यान रखना होगा कि इक्विवेलेंट मास, ये एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, इसको आपको लिखना है अपने नोट्स में। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन, ठीक है, डिवाइड बाय एन, चाहे इसको आप यूं कहिए वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, मोलर मास डिवाइड बाय एन, जिसको हम कहेंगे वैलेंसी फैक्टर।
ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास H2SO4 है, तो इसका जो मोलर मास होगा, ठीक है, मोलर मास इसका मेरे ख्याल से 98 आता है, 98 डिवाइड बाय 2, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है, तो हमको जो वैल्यू मिलेगा ये हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो H2SO4 है, जो H2SO4 है, ये H2SO4 ये H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है, तो H2SO4 का पूरा मास अगर हम ले, अगर H2SO4 का हम पूरा मास ले, पूरा मास मान लीजिए इसका 98 हमको आ रहा है, तो ये 98 मास, ये 98 ग्राम हाइड्रोजन से कितना भारी है। तो हमने एक्चुअल में हाइड्रोजन यहाँ कितना लिया है, हाइड्रोजन हमने लिया है 2 ग्राम, तो इस 2 ग्राम से 98 ग्राम कितना भारी है, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास। तो निकालने का तरीका है, ये एक फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू 98/2। चलिए अब फटाफट इसको आप, इस फॉर्मूला को आप सेव कीजिए और मुझे इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताइए NaOH का। इसको आप नोट डाउन कीजिए और फटाफट NaOH का निकाल के बताइए। गौरव आपका आंसर ठीक है, रोशन आंसर चेक कीजिए, देन शिवनंदन आप भी चेक करो, सूरज का भी ठीक है आंसर। मौसमी 2.8 संभव नहीं है। और जो भी आंसर टाइप कर रहे हैं आप कृपया करके मुझे टाइप कीजिए, एवरीवन करके ना भेजें, वरना सबको आंसर दिखता है। ठीक है, देखो आपको आपको NaOH का निकालना है, तो NaOH का मोलर मास निकालिए। ठीक है, इसका मोलर मास निकालिए और इसको डिवाइड कीजिए वैलेंसी फैक्टर से। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक, इसलिए 1 हो जाएगा क्योंकि ये अगर अलग होगा यहाँ से तो NaOH अलग होगा, सॉरी NaOH में OH अलग जाएगा और Na अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हमको 1 देखने को मिलेगा। ठीक, ठीक है, जिनका 39.9 आ रहा है उनका भी ठीक है, जिनका 40 आ रहा है उनका भी ठीक है। चलो, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको आ गया। अब देखिए, तो अब भैया आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जो हाईलाइट किया है मैंने उसको सॉल्व कीजिए।
बन गया। सभी का बन गया। देखो, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार हमको डायरेक्टली नॉर्मलिटी की जगह नॉर्मल लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चंस अगर बनाएंगे तो उस वहाँ पे कई बार आपको मोलैरिटी की जगह मोलर लिखा हुआ मिलेगा, मोललिटी की जगह मोलल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा है मोलैरिटी। ठीक, तो क्वेश्चंस में आपको कैसा मिलेगा, क्वेश्चंस में एक्चुअल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इसके जगह पे आपको लिख के क्या देगा, तो मोलर लिख के दे देगा। ठीक है, इसी चीज में अगर हम मोलालिटी की बात करें, मोलालिटी की बात करें तो ये हमको क्या लिख के देगा, मोलल लिख के दे देगा। ठीक, अगर उसी जगह पे हम नॉर्मलिटी की बात करें, ये हमको लिख के दे देगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो हमको समझना होगा कि भाई अगर मोलर लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, अगर मोलल लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना होगा कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक, कई कई बार आपको क्लियर क्लियर लिखा हुआ नहीं मिलता क्वेश्चंस में। अब देखें यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे देखो इस जगह पे 1n, n/2, n/10, n/100, n/1000 एटसेट्रा, ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है जो सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। सेम चीज जब हम ये देखो, ये यहाँ मैंने नॉर्मलिटी के लिए लिखा है, जब हम मोलारिटी के लिए लेंगे तो n के जगह हमारा, एन के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम चला आएगा, और जहां हम नॉर्मल कहेंगे वहां हम मोलर कहेंगे। ठीक है, जो चीज यहाँ नॉर्मल के लिए यूज होगा तो वो चीज वहां पे मोलर के लिए यूज हो जाएगा। और यही कहानी हमारा इसके साथ भी चलेगा, मोलरिटी के लिए भी चलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला मैंने दिया 1n, ये 1n को नॉर्मल कहा जाता है, जिसकी नॉर्मेलिटी जो है वो 1 के बराबर होती है, जिसकी नॉर्मेलिटी की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए मैंने सर्कल किया है। देन n/2 है, इसको कहते हैं सेमी नॉर्मल, और यहाँ पे इसकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू होती है 0.5। ठीक, देन n/10 जिसको कहते हैं डेसी नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मलिटी की वैल्यू होती है 0.1। उसके बाद n/100 इसको कहते हैं सेंटी नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मलिटी का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.01। उसके बाद n/1000 इसको कहते हैं मिली नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मलिटी की जो वैल्यू है वो 0.001 होता है। तो ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली आपको तीनों में देखने को मिलेगा, मोलैरिटी में, मोलालिटी में और नॉर्मलिटी में। इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक का ही एग्जांपल यहाँ बताया है, बाकी दोनों आपको ध्यान रखना है, सब में सेम कंडीशन है तीनों में। ठीक है, ये आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, आपको ताकि याद करने में सहूलियत रहेगा। इसको फटाफट लिख लीजिए।
ठीक है, देख अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 1 देन मोलालिटी इज ग्रेटर देन मोलारिटी। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अगर डेंसिटी सोल्यूशन का डेंसिटी 1 है तो कौन सा ज़्यादा होगा, मोलालिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा या मोलारिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। देन एक वर्ड है डीमल, DEMAL, डीमल। ये भी एक तरह का यूनिट है जिससे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीमल, डी इज अनदर यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है ये जो डीमल है, डी, जब हम मोलारिटी को एक्सप्रेस करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब मोलारिटी को 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखा जाता है तो उस कंडीशन में हम ये डीमल टर्म यूज करते हैं। ध्यान रखिए, जब मोलारिटी 0 डिग्री पे यूज किया जाता है तो वहां पे हम डीमल टर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा गया इट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। 1D 1D represents 1 mole of the solute present in 1 liter of the solution at 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है जब मोलारिटी को लिखा जाता है N/V, यहाँ पे N जो है ये N हमारा 1 मोल होना चाहिए, सल्यूट हमारा 1 मोल होना चाहिए, और कितने में, तो वॉल्यूम भी हमारा 1 लीटर में होना चाहिए। ठीक है, और कब होना चाहिए, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कहते हैं 1 डीमल, DEMAL, इसको हम कहते हैं 1 डीमल। तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहो तो ड्राइंग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिगर बना के दिखा सकते हैं एग्जाम्स में। अगर देखो जनरली ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये पॉइंट हो गया, देन आपका बी वाला पॉइंट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ड्राइंग में समझना हो तो आप इसको यूँ दिखा सकते हैं कि आपके पास एक छोटा सा बिग कंटेनर है जिसमें आपने एक सोल्यूशन बनाया है। ठीक है, इस सोल्यूशन में जो आपका सोल्यूट है, ये सोल्यूट का N कितना है, तो N है आपका 1 मोल। ठीक, और इस सोल्यूशन में जो आपका वॉल्यूम है सोल्यूशन का, वो है आपका 1 लीटर। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास देखो, जिन्होंने नहीं लिखी, ये ड्राइंग नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका जो फोटो है वो व्हाट्सएप अपलोड कर दूंगा, आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है नॉर्मलिटी का, कि नॉर्मलिटी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज weight of solute in gram divided by equivalent weight into volume of solution in liter। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है जो यूज होता है। अभी यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट वेट व्हिच रिएक्ट्स विद और डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अभी आपको समझाया थोड़ी पहले। ठीक, आपको फॉर्मूला का डेफिनेशन इसका आपको डेफिनेशन याद नहीं करना, क्योंकि ये है 11th का चीज, आपको 12th में पूछेगा नहीं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इक्विवेलेंट वेट, जो आपको फॉर्मूला अभी मैंने दिया था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, तो इक्विवेलेंट वेट अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए।
मंडे को आप सबका टेस्ट है सरफेस केमिस्ट्री का, ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और टेस्ट का टाइमिंग आपको संडे को शाम में नोटिस के साथ मिल जाएगा। जिनका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है आप सेकंड क्वेश्चन बनाइए। जिनका फर्स्ट बन गया आप सेकंड क्वेश्चन बनाइए। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 1.5 m लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको मोलैरिटी दे रखा है। ठीक, आपको मैंने कल मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला दिया था, कंबाइंड फार्मूला, कि नॉर्मलिटी या मोलैरिटी निकालना हो तो एक साथ कैसे निकालेंगे। जिनका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखो फर्स्ट सेकंड आपका बन जाए, जिनका बनते चले जाए आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए। थर्ड क्वेश्चन हो गया सबका। थर्ड क्वेश्चन सबका हो गया। देखो थर्ड क्वेश्चन में जिनको नहीं समझ में आ रहा आप ध्यान से देखिए, ये आपको अभी इम्पोर्टेंट नोट में दिखाए थे, ठीक है, कि हम जो कंसंट्रेशन टर्म है वो ऐसे भी लेते हैं 1n, उसके बाद n/2, ठीक है, उसके बाद n/10, ये अभी आपको बताया मैंने, इस टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स लेते हैं। अब देखो ये जो टर्म्स है ये स्टैंडर्ड टर्म्स है, ठीक है, लेकिन टर्म्स सॉल्यूशन के अपने अपने हिसाब से भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो टर्म दिया गया है आपको, ये आपको दिया गया n/7 को लेके, मतलब नॉर्मेलिटी हमारा क्या है, ये n/7 हमको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, अब क्वेश्चन कहता क्या है, फाइंड आउट द वेट ऑफ H2SO4। ठीक है, हमको निकालना क्या है, तो वेट निकालना है H2SO4 का, मतलब हमको यहाँ से ये वेट निकलेगा किसके लिए, तो H2SO4 के लिए। अब हमको नॉर्मलिटी मिल गया, वो हमको ये निकालना है, ये पता चल गया। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, दो चीजें, एक तो इक्विवेलेंट वेट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा 150 ml, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 150 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, हमको ये लीटर में मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ निकाल कर दे दिया है, आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर से। चलिए खत्म कीजिए फटाफट।
ठीक है, तो वेट हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टी वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू एन, एन है हमारा n/7 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट है हमारा 49 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 1000, इतना हमारा आना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। जिनका नहीं बना है फटाफट बना चले जाइए, जिनका बन गया है थर्ड आप 4 बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। ठीक, जिनका सब बन गया कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। जिनका नहीं बना है आप क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट खत्म कीजिए। क्वेश्चन 4 और 5 में किसी को डाउट है? तो ऐसा है जिसको 4 और 5 समझाना है। क्वेश्चन 4 और 5 कोई ऐसा है जिसको समझाना है? बाकी लोग कौन सा है? जेडी जेडी कौन सा समझाना है, 4 या 5? क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले भी हम बना चुके हैं। ये यहाँ पे आपको मोलैरिटी पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, परसेंट एक्स आपको दे रखा है 93 और आपको डी दे रखा है 1.84। तो हमने मोलैरिटी पढ़ा है क्या, एक्स इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालेंगे हम, यहाँ पे H2SO4 का निकालेंगे। हमको मोलैरिटी पूछा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमारा बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट है? फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर। ठीक है, आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 लीटर आपको मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम हमारा। अब NaOH का वेट आपको दे रखा है, तो NaOH का वेट हमको दे रखा, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, N निकाल लेंगे। ठीक है, N निकाल लेंगे NaOH का नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मलिटी निकालेंगे।